नमस्कार, मैं राजीव कुमार विजन बिहार से। देखिए, एक बार फिर चिराग पासवान ने जातीय जनगणना को लेकर जोरदार हमला बोला है नीतीश कुमार पे। उन्होंने बोला है कि बिहार में करवाई गई जातिगत जनगणना रिपोर्ट के आंकड़े गलत हैं। चिराग ने कहा कि मैं और मेरी पार्टी शुरू से ही जाति आधारित जनगणना के पक्ष में थी, लेकिन जो उम्मीद थी इस गणना से वो पूरी नहीं हुई। गलत आंकड़े दिए गए। इस पूरी कयामत में 500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। चिराग ने आरोप लगाया कि उनके पैतृक गांव खगड़िया जिले के शहरबन्नी में सर्वे टीम गई ही नहीं और उनसे उनकी जाति ही नहीं पूछी। अब बताइए, समझिए कितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। फिर चिराग ने कहा कि जिन जातियों में चुनाव में फायदा होगा उनकी संख्या सर्वे रिपोर्ट में बढ़ा दी गई है। सर्वे में जिनकी जितनी संख्या है उतनी उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। उसी के अनुसार सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनकी जाति का संख्या बहुत कम है। ये मैं नहीं, चिराग पासवान बोल रहे हैं। इसके साथ ही चिराग पासवान ने मांग की कि अति पिछड़ा समाज से किसी को सीएम बनाया जाए। चिराग ने फिर कहा कि बिहार में अति पिछड़ा सरकार की संख्या सबसे अधिक है, इस कारण अति पिछड़ा समाज का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। चिराग ने यह भी कहा कि बिहार में कम से कम किसी मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि सर्वे के अनुसार उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। फिर चिराग पासवान ने कहा कि बिहार जैसे गरीब राज्य में इस पूरी कयामत में 500 रुपये खर्च कर दिए गए, लेकिन उसका विशेष लाभ बिहार वासियों को नहीं हुआ। चिराग पासवान ने अन्य कई ऐसे राज्यों को जाति आधारित गणना करवाने को लेकर चेताते हुए कहा कि उन्हें देखना चाहिए कि बिहार को जनता का इसका क्या लाभ हुआ है। अब समझिए कि फिर एक बार जोरदार हमला कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और जमुई के सांसद चिराग पासवान। उनका साफ साफ कहना है कि हमारे गांव में कोई सर्वे का टीम नहीं गया है, वो अपनी मर्जी से जो मन में आया वो लिख दिया है। वो साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि कोई भी सर्वे टीम घर घर जाकर नहीं पूछा है और वो अपने मर्जी से ये सब लिख दिया है और किसी विशेष जाति को आगे बढ़ाया है ताकि उनको चुनाव में फायदा मिल सके। जाहिर सी बात है, उनका तर्ज यादव समाज पे है। धन्यवाद। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें। आपके घर पे सर्वे करने गए थे कर्मी या नहीं गए थे, ये भी हमें लिखें। और जो ये वीडियो यूट्यूब से देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दें। धन्यवाद। लेकिन कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज जरूर करें कि आपके घर में सर्वे टीम गई थी या नहीं गई थी। मैं अपनी तरफ से अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से कल बक्सर में जो रेल हादसा हुआ है उसमें जितने मृतक हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनके परिवार वालों को इस दुख की घड़ी में ईश्वर हिम्मत दे, ये कामना करता हूँ। और जितने घायल हैं वो जल्द स्वस्थ हों, ऐसी भी कामना करता हूँ। साथ ही में रेल प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इसकी जांच की जाए और जो भी दोषी हो, जिसकी लापरवाही की वजह से या जिस भी कारण की वजह से इतना बड़ा रेल हादसा हुआ, उसके दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरीके की घटना दोबारा कभी ना घटे। मैं माननीय रेल मंत्री जी से भी आग्रह करूं, और मुझे उम्मीद भी है, विश्वास भी है कि यकीनन वो खुद भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हों, पर जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा कभी ना घटे।
साथियों, आज इस प्रेस वार्ता का एक खास उद्देश्य है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से बिहार के तमाम कार्यों ने एक सेकंड सीट ले लिया, तमाम राजनीतिक विवादों ने, तमाम राजनीतिक चर्चाओं ने, विकास की बात तो बिहार में होती नहीं, तो विकास की बात करने का मतलब नहीं, बट तमाम बातों ने एक बैक सीट ले लिया है और सिर्फ बिहार में हुई जातीय जनगणना और उसके आंकड़े जिस तरीके से सार्वजनिक किए गए हैं, ये ना सिर्फ बिहार की राजनीति बल्कि देश की राजनीति में भी ये मुद्दा हावी हो चुका है। जहां जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं, उन राज्यों में तथाकथित विपक्षी दलों के गठबंधन के नेता लॉलीपॉप की तरह घोषणा पे घोषणा किए जा रहे हैं कि हम भी अपने राज्य में कराएंगे, हम भी अपने राज्य में कराएंगे। भैया, जिस राज्य में ये हुआ उस राज्य में क्या हम लोगों ने पाया, पहले ये तो हम लोग जान लें। भाई, अगर एक जनगणना हुई, उसके आंकड़े कैसे हुई नहीं हुई किसी को नहीं पता, वो मैरिज डीमेरिज सब पे हम लोग आए, पर उस जनगणना का लाभ किसको मिला यहाँ पर, और उस जनगणना का क्या लाभ ऐसा है जिसको लेकर विपक्षी दलों के तमाम नेता इतने उत्साहित हैं कि हर राज्य में जहां पे चुनाव हो रहा है भागे भागे जा रहे हैं घोषणा करने के। आज की तारीख में 21वीं सदी, जहां हम लोग चांद पे जाने की बात करते हैं, हम लोग सूर्य तक पहुंचने की हम लोग बात करते हैं। मैं खुद 21वीं सदी का पढ़ा लिखा ही हूँ। मैं जात पात धर्म मजहब में मैं विश्वास नहीं रखता, पर उसके बावजूद मैंने और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जातीय जनगणना का हम लोगों ने समर्थन किया था कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण कि ऐसे वंचित वर्गों के समूह को चिन्हित किया जाए जो आज़ादी के 75 साल के बाद अभी तक हाशिए पर हैं। उनको चिन्हित करके उनकी संख्या, ऐसे वंचित वर्ग के समूह की संख्या सामने आनी चाहिए जिनको अभी तक ना राजनीतिक, ना सामाजिक, ना आर्थिक किसी भी धारा से वो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं। उनको चिन्हित करना जरूरी है। आखिरी बार 1931 में जनगणना हुई। उस जनगणना के बाद जब इस जनगणना की बात हुई तो लोगों के मन में भी एक उत्साह कि संभवतः कई ऐसे नए आंकड़े सामने आएंगे जिसकी उम्मीद बिहार के लोग लगा के रखे हुए। और उसके बाद जब आंकड़े सामने आए तो क्या आंकड़े थे? मोटा मोटी अगर आप देखिएगा तो 1931 में जो जनगणना हुई उसी की एवरेजिंग सामने आ गई, उसी की एवरेजिंग करके उसको सामने रख दिया गया। अगर ये बंद कमरे में तैयार किए हुए आंकड़े होंगे तो उस पर भी किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। 500 करोड़ रुपया खर्च हुआ। भैया, कहाँ खर्च हुआ 500 करोड़ रुपया? कितने लोगों के दरवाजे खटखटाए गए? बल्कि मैं आप सब मीडिया के साथियों से भी आग्रह करूंगा कि एक सर्वे जनरली आप लोगों को करना चाहिए। जाइए, रैंडमली पूछिए गांव देहात में जाकर कि आपके पास कितने लोग आए, कैसे जानकारी ली गई। मैं अभी 2 दिन पहले मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि पर अपने पैतृक गांव में था, शहर बन्नी में था। वहां पर कई मैंने ग्रामीणों से मैंने पूछा कि भाई यहाँ पे कौन कौन आए, अपने परिवार वालों से पूछा। ना के बराबर लोगों ने कहा कि किसी ने हमसे आकर हमारी जाति के बारे में पूछा। तो भाई, ये जनगणना हुई कैसे? भगवान जाने। और उसके जब आंकड़े सामने आए, स्वाभाविक से आंकड़े समीकरण की उन जातियों को बढ़ा चढ़ाकर इसमें दिखा दिया गया जिसके लाभ से या जिनके समर्थन से पिछले 33 साल से ये सरकार आती जाती रह रही है। उन लोगों की जातियों को बढ़ाकर, और कई ऐसी जातियां, अनुसूचित जाति में छोटी जातियां हो, पिछड़ा वर्ग की छोटी जातियां हो, अति पिछड़ा वर्ग की जातियां हो, फॉर दैट मैटर इवन अपर कास्ट की जातियों को कमतर करके इसमें दिखाने का इसमें प्रयास किया गया। और जिनसे इनको राजनीतिक लाभ लेना है, जिन समीकरण से राजनीतिक लाभ लेना है, उन चुनिंदा जातियों को बढ़ा चढ़ाकर इन्होंने दिखाने का काम। बहरहाल, ये सवाल मैं कई बार पहले भी उठा चुका हूं। मुद्दा ये नहीं है आज की तारीख। मुद्दा ये है कि हाइपोथेटिकली अगर हम मान भी लेते हैं कि भैया जो आंकड़े आपने सार्वजनिक किए वो आंकड़े सही है, भाई सरकार तो मानती है सही है,
हम लोग माने नहीं माने, बिहारी माने नहीं माने, पर अगर सरकार मानती है वो आंकड़े सही है तो उस आंकड़ों को अपनी सरकार में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लागू करें। देश भर में जितने विपक्षी दलों के नेता घूम घूम कर जातीय जनगणना कराने की बात कर रहे हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं ना कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। माननीय कांशीराम जी ने नारा दिया था, सब उसी को दोहरा रहे, उसी को सब लोग बोल रहे हैं। तो भैया जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी कीजिए बिहार सरकार की कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी, और उसका लाभ दिखेगा तब हम मानेंगे कि भैया जितने विपक्षी दल के नेता चुनावी झुंझुना जा जाकर बजा रहे हैं हर एक जगह कि भाई यहाँ पे भी हम कराएंगे, यहाँ पे भी हम कराएंगे, तब हम मानेंगे कि भैया बिहार को इस जनगणना का लाभ हुआ है। मुख्यमंत्री को सबसे पहले मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, और आज पहली बार हम उनका इस्तीफा राजनीतिक आधार पर नहीं मांग रहे। हम हर बार अपराध को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर हम उनका इस्तीफा मांग चुके हैं, पर आज उन्हीं के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर भाई ये जातीय जनगणना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए आईना है। देखें इस दर्पण में कि उन्होंने 18 साल में उन्होंने क्या किया, और देखें ये गठबंधन कि 33 साल में उन जातियों के साथ या उन वर्ग के साथ, उस जमात के साथ कितना अन्याय हुआ है, और किन लोगों ने अन्याय किया है 33 सालों में? इन्हीं लोगों। एक बड़ी आबादी अति पिछड़ा वर्ग की, एक बड़ी आबादी, इन्हीं के आंकड़े बता रहे हैं ना, 36%, 36.01% अति पिछड़ा वर्ग की आबादी। क्या रिप्रेजेंटेशन है? और इतनी बड़ी आबादी का मुख्यमंत्री नहीं होगा, 2-2.5% वाले मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और एक बड़ी आबादी को आप इसमें अछूता छोड़ दीजिएगा। ये कहां का सामाजिक न्याय है जिसकी दुहाई देते मुख्यमंत्री नहीं थकते? जब राजनीतिक लाभ लेना होता है तो आप जातिवादी हो जाएंगे, और जब बड़ी बड़ी बातें करनी होगी तो आप समाजवादी हो जाएंगे। ये दोहरी नीति कब तक चलेगी मुख्यमंत्री जी? सबसे पहले अगर सही मायनों में, और ये आप ही की जनगणना है, किसी और की नहीं है, अगर आप सही मायनों में इस जनगणना का लाभ बिहार के लोगों को देना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्टेप डाउन करें और अति पिछड़ा वर्ग से किसी को आगे करें, और नहीं तो कम से कम तत्काल प्रभाव से उप मुख्यमंत्री को इन तमाम जातियों से आने चाहिए, इन तमाम जमातों से आने चाहिए। भाई मुसलमान कितना इसमें बताया? मुसलमान लगभग 17.7%, लगभग 18%। तो क्यों एक मुसलमान उप मुख्यमंत्री नहीं है? क्यों नहीं है बताएं? इसी समीकरण की तो ये लोग राजनीति करते हैं ना। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने 2005 में सरकार बनाने से मना कर दिया। चाबी थी उनके हाथ में, आप जान ही रहे हो बातें, चाबी थी उनके हाथ में, उन्होंने मना कर दिया और प्रस्ताव रखा, और इन्हीं लोगों के सामने प्रस्ताव रखा जो बड़े सामाजिक न्याय के फ्लैग बेयरर बन के आगे घूमते हैं। इन्हीं लोगों के सामने प्रस्ताव रखा, भले वो आरजेडी होती या जेडी होती। हमारे नेता ने खुल के बोला कि बनाइए किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री, और लोक जनशक्ति पार्टी उसका समर्थन करेगी। मुसलमान 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 नारा ये लोग रखते रहते हैं। क्या किया ये लोग मुसलमानों के लिए? एक मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे आप मुसलमान का? क्यों नहीं बनाएंगे बताइए? इस समीकरण का आपको वोट चाहिए। इनके नाम पे दुहाई देते आप नहीं थकते, इनके नाम पे हिंदू देवी देवताओं को गाली देते आप नहीं थकते, सनातन धर्म को समाप्त करने की बात भी आप कर देते, और उसके बाद जब इनको अधिकार देने की बात आएगी तो आप अधिकार नहीं देंगे। बनाइए भैया एक उप मुख्यमंत्री मुसलमान वर्ग से, बनाइए 2 उप मुख्यमंत्री। गाली देते हैं ये लोग एनडीए को, भाजपा को। 2 उप मुख्यमंत्री किस समाज से? अति पिछड़ा वर्ग से ही बनाया गया था ना। रेणु जी रही थी वहां पे कि नहीं? तारकिशोर जी रहे थे कि नहीं उप मुख्यमंत्री के तौर पर? दोनों अति पिछड़ा समाज से आने वाले लोग, और ये लोग अति पिछड़ा समाज के लोग बात कर। भाई अगर जातियों की अगर आपको इतनी बात करनी है, क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री को जातिवादी सोच के अलावा और कुछ सूझता नहीं है, भाई को भाई में बांटते। कल क्या खूबसूरत मिसाल पेश की बक्सर के लोगों ने।
ना जाति देखी किसी की, ना धर्म देखी, भागे भागे सब गए बचाने के लिए जिससे जितना हो। पर अगर आप जाति की बात करते हैं तो फिर दीजिए सही मायनों में उनको सम्मान, और बनाइए अति पिछड़ा वर्ग से, बनाइए अनुसूचित जाति से। भाई अनुसूचित जाति जनजाति पूरी, अगर आप इसकी जमात को अगर आप देखिएगा, अनुसूचित जाति 19.6 और 1.6 अनुसूचित जनजाति, लगभग 22% के आसपास। क्यों नहीं बनेगा भैया इस वर्ग से? क्यों नहीं? अगर देश में अगर एक अनुसूचित जनजाति की महिला महामहिम राष्ट्रपति हो सकती है, तो क्यों नहीं बिहार में एक उप मुख्यमंत्री हो सकता? ये तमाम बातें आपके माध्यम से जनता के बीच रखने का मेरा बस इतना ही मकसद है कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अपने आप के बड़े बड़े दावे करते हैं कि देखिए हमने क्या नहीं किया अलग अलग समाज के लिए, ये आईना है, ये आंकड़े उनके लिए कि बड़ी बड़ी बातें इन्होंने खूब की, पर बदले में क्या दिया? पिछले 3 दशक से मैरी गो राउंड की तरह सिर्फ 2 जातियों के बीच में कुर्सी का आदान प्रदान चल रहा है, और बाकी एक बड़ी आबादी अनुसूचित जाति जनजाति को मिला दिया जाए लगभग 20%, अगर इसको जोड़ दिया जाए अति पिछड़ा 36%, 47, 56, और उसके बाद 20% आप जोड़ दीजिए इसको मुसलमानों को, 56 हो गया 66, 76, 76% लोग एकदम सत्ता से गायब है। और इन लोगों की हिस्सेदारी की बात ये लोग कर रहे हैं, इन लोगों की दुहाई देते देते जनगणना करवा रहे हैं, और इसी के आधार पर देश के बड़े बड़े विपक्षी नेता अलग अलग राज्यों में जाकर कर रहे हैं। भाई पहले बिहार आए ये लोग अपनी बैठक के लिए, अपने लाभ के लिए, तमाम ये विपक्षी दलों के गठबंधन के तमाम घटक दल वैसे तो बिहार आ जाएंगे, अब आए ना बिहार, आए बिहार और बोले कि भैया जो चीजें जो जातीय जनगणना आपने की है उसके आंकड़े अब सार्वजनिक हो गए हैं, अब इसको मंत्रिमंडल में भी अब इसको लागू किया जाए, तब हम लोग मानेंगे कि हाँ भैया इसका लाभ है। अब करवाइए आप लोग राजस्थान में, करवाइए मध्य प्रदेश में, जहां जहां पे भी आपको करवाना है, छत्तीसगढ़ में, सारे राज्यों में करवाइए। पर हकीकत है ये हाथी के दिखाने वाले दांत की कहावत है, दिखाने वाले दांत कुछ और खाने वाले दांत कुछ और। ये वही लोग हैं जो भी महिला आरक्षण विधेयक आया भारत की संसद में, हर रोज चिल्ला चिल्लाकर, बल्कि इसी के आधार पर इससे पूर्व में जितनी बार ये विधेयक आया इन लोगों ने उसको पारित तक नहीं होने दिया।